जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा देश, संपूर्ण भारत देश वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है और इस तरह से सारी कक्षाएं और सारी पढ़ाई बाधित है, जिससे हम लोग हमारे विद्यालय द्वारा ये निर्णय किया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाए और घर पे आप लोग रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके बारे में बता रहे हैं। हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण क्या होती है, तो हम आइए देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण क्या होता है? शिक्षण क्या होता है? विद्वानों के द्वारा यह माना गया है कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो विद्यालय में जिन कक्षाओं में जिस विषय की शिक्षा दी जाती है, उनका प्रयोजन शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। शिक्षा वही होती है जिससे बच्चा या व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य विभिन्न विषयों के शिक्षण उद्देश्य होते हैं, चाहे वह जो भी विषय हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हर साहित्य का अपना एक सामान्य उद्देश्य होता है, जिससे चाहे हिंदी हो, हिंदी शिक्षण साहित्य का उद्देश्य ही होता है कि हिंदी में बच्चों को परिपक्व बनाना होता है। उसी प्रकार से अन्य विषयों में भी वही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि हर विषयों में उसको निपुण बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को इस योग्य बनाना होता है। भाषा शिक्षण के द्वारा छात्रों को इस प्रकार योग्य बनाना होता है कि वे संपूर्ण प्रकरण को सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली रूप से भाषा को अपने अंदर ग्रहण करें और उसका बिना किसी डर से उसकी अभिव्यक्ति कर सके। दूसरा सामान्य उद्देश्य के रूप में जब छात्रों को क्रमबद्ध या स्पष्ट रूप से भाव अभिव्यक्त करने में दक्ष बनाना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कक्षाओं में कि उनको अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, लेकिन उस ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्त या अपने विचार एवं भावों को अभिव्यक्त करने की उनके अंदर शक्ति नहीं होती है। तो भाषा शिक्षण के तहत इसको ये बताया, भाषा शिक्षण के तहत यही बताया जाता है कि बच्चा जो कुछ भी देखे, सुने और ग्रहण करे, उसको किसी दूसरे के सामने कुशलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके। फिर आगे क्या है कि बच्चों में, जैसे भाषा शिक्षण का ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जो भी कुछ पढ़ता है, लिखता है या सुनता है, ठीक है, उसको सही उच्चारण कर सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं कक्षाओं में कि सुन लेते हैं, उसके बाद अगर उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? या तो उनके अंदर संवेग व्याप्त हो गया हो। कुछ बच्चे होते हैं कि बचपन से ही उनके अंदर संवेगों की उत्पत्ति हो जाती है, वो अपने भावों को, अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में भाषा शिक्षण का मुख्य कार्य होता है कि बच्चों को अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट रूप से दक्ष बनाना होता है कि जिससे अपने भावों को एवं विचारों को प्रस्तुत कर सके। अगला पॉइंट है बच्चों में शब्द और सूक्ति का भंडारण करना। जैसे भाषा शिक्षण का प्रमुख ये उद्देश्य माना जाता है कि बच्चों को जब शिक्षा दी जाती है तो बहुत सारे बच्चे कक्षा में होते हैं कि सुन तो लेते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ना उनको शब्दों का ज्ञान होता है,
कि बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे शब्दों का और अच्छे अच्छे सूक्तियों का भंडारण करना होता है। फिर अगला है छात्रों को भावानुरूप भाषा का प्रयोग, जैसे स्वर निर्माण की कला में निपुण बनाना। जैसे बच्चे क्लास में या कक्षाओं में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनका अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो उनका मन नहीं लगता है पढ़ने में, वो इधर उधर के अपने मन को प्रेषित करते रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में वो ध्यान नहीं देते हैं अध्यापक के द्वारा दिए गए उल्लेखों का, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और भाषा शिक्षण के अंतर्गत हर अध्यापक यही चाहता है कि बच्चों के भाव के अनुरूप जैसा बच्चा चाहता है उसी के अनुसार उसको भाषा का प्रयोग, जैसे स्वर सस्वर वाचन के रूप में बताना पड़ता है। अगला है इन उद्देश्यों को, जो ये सारे उद्देश्य हमने बताया, इन उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कौन कौन उद्देश्य होते हैं जिसको हम ये विभाजित कर सकते हैं। उनमें से पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है कि जैसे आप अध्यापक के द्वारा या भाषा मतलब अध्यापक के द्वारा जो कुछ भी भाषा के विषय वस्तु के रूप में पढ़ाया जाता है उसको सुचारू रूप से ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट ये होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भाषा एवं साहित्य संबंधी ज्ञान को प्रदान करना होता है। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अध्यापकों के द्वारा भाषा शिक्षण के अध्ययन को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें वो कौशल नहीं उत्पन्न होता है कि हम भाषाओं का प्रयोग कैसे करें। तो इस तरह से कौशलात्मक उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, भाषाई कौशल, भाषाई कौशलों का विकास करना। चाहे जो भाषा हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हर भाषाओं के प्रति उनमें कौशल उत्पन्न करना होता है। अगला है रसात्मक उद्देश्य। जैसे हम हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें उसमें क्या मिला, किस चीज़ की अनुभूति हुई, उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। चाहे जो साहित्य हो, चाहे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अन्य साहित्य हो, उसमें साहित्य का रसास्वादन कराना होता है। साहित्य का रसास्वादन कराना होता है, क्योंकि जब तक साहित्य के बारे में या साहित्य का जो रस है उसके बारे में हम उसका ज्ञान नहीं कराते हैं तो वो जो ज्ञान होता है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगला है सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और उन्हें रचना में मौलिकता लाने के लिए प्रेरित करना होता है। साहित्य सृजन क्या होता है कि जैसे जिस विषय वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस विषय को के बारे में हम उसका सृजन करने की हमें शक्ति प्रदान होनी चाहिए। ये ना हो कि हमने हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर दिया, लेकिन उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति अवलोकन करने लगे या कुछ प्रश्न पूछने लगे तब उसका उत्तर ना दे सके। अब क्या होता है कि जैसे ये तो हुआ हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे बालकों की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है पूर्व माध्यमिक और दूसरा होता है उच्च माध्यमिक। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी अवस्था बढ़ती जाती है, तो उसके अंदर ये कुशलता आने प्रारंभ हो जाती है, तो और उनमें ग्रहण करने की शक्ति
स्वयं प्राप्त हो जाती है। जैसे है पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो मेन उद्देश्य ये होता है कि सुनना। जैसे कक्षाएं, किसी भी साहित्य की कक्षाएं चल रही हो, अगर बच्चा गूंगा और बहरा हो तो वह केवल देख सकता है बल्कि सुन नहीं सकता है, और जब तक वो सुनता नहीं है तब तक उस साहित्य का जो रस होता है, जो उसका परिणाम होता है, उसको ग्रहण नहीं कर सकता। पहला है सुनना। दूसरा है बोलना। बच्चा सुनता है और सुनने के बाद वह बोलने का प्रयास करता है। कोई भी प्रकरण हो, पहले वह बोलेगा, पहले वह सुनेगा और उसके बाद उसको बोलने की कोशिश करता है। फिर बोलने के बाद जब वो बोलने लगता है तो उसके अंदर आत्मनिर्भर बनने की शक्ति स्वयं प्रदान हो जाती है, और वह उस अवस्था में, जिस अवस्था में वह पहुंच जाता है, ऐसी अवस्था में वह पढ़ना भी शुरू कर देता है। जैसे आप लोग हैं, बचपन में थे तो कुछ की जानकारी नहीं थी, माता पिता घर पे आपको शिक्षा प्रदान करते थे। पहले जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो उसको बुलाना होता है, रिश्तों और संबंधों को वो बताते हैं, और उसके बाद वो पुस्तकीय ज्ञान को प्रदान करते हैं। जब बच्चा बोलने लगता है, अरे पढ़ना प्रारंभ कर देता है और पढ़ करके उस प्रसंग को अच्छी तरह से जान लेता है, तब उसके अंदर लिखने की चेष्टा स्वयं आ जाती है। तो जैसे सुनने का प्रकरण पूर्व माध्यमिक स्तर पर पहला जो पॉइंट है सुनने का है, तो वह जब बच्चा किसी भी प्रकरण को या नाटक हो या कहानी हो, उसको जब सुनता है या कोई संवाद हो, उसको विशेष रूप से सुनता है, तो सुन करके उसमें जो बलाघात है, स्वराघात है, भाव है, बलाघात और स्वराघात। जैसे आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ा होगा कि कुछ शब्द सुनते हैं, किसी दूसरे की आवाज को सुनते हैं तो स्वयं आप उसमें टीका टिप्पणी करने लगते हैं कि नहीं, ये स्पष्ट बोल नहीं पा रहा है। तो वही है कि स्वराघात, अर्थात जो बोल रहा है उसके अंदर शुद्ध उच्चारण हो रहा है या उच्चारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये स्वराघात है। और बलाघात, जैसे कभी कभी बच्चे होते हैं बहुत तेजी से बोलते हैं, तो तेजी से बोलने पर भी जो सामने वाला, चाहे बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो, उसकी भाषा को समझ नहीं पाता है। फिर क्या है, उसमें जो संवाद होते हैं उसमें स्वराघात, बलाघात, व्यंग, हर्ष और विषाद में होता दुख, इन सारे भावों को वह विधिवत समझता है, और समझने के बाद उसको अपने आप में, अपने अंतरात्मा में क्या करता है, मनन करता है। उसके बाद संपूर्ण व्याख्यानों को, संवादों को या नाटकों में आए हुए भागों को वह व्यक्त करता है। और दूसरा आता है बोलना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब सारी बातों को सुनता है और उसके अंदर बोलने की चेष्टा उत्पन्न हो जाती है। जैसे तो आप ही लोग हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी व्याख्यान को विधिवत सुनते हैं, जैसे राम कथा होती है घर पे या गाँव में या आपके घर पे हुई हो, तो उसमें जितने भी प्रकरण प्रसंग होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, उसको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और उसके बाद जब वहाँ से अलग होते हैं तो उस प्रसंगों को क्या करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं।
चाहे जो टॉपिक हो, राम कथा ही नहीं, जैसे पर्यावरण अध्ययन पे या कोई दीपावली, होली, अन्य त्योहारों के भी बारे में बोलना होता है, तो आप बिना किसी रुकावट के उसका व्याख्यान दे सकते हैं। अगला है पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? जैसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक को बचपन में तो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उस आपकी अवस्था बढ़ती जाती है और आप उसको सुनते हैं किसी के माध्यम से, उसके बाद बोलने का प्रयास करते हैं, फिर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता स्वयं आ जाती है। उसके बाद आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप लिखने का भी प्रयास करते हैं, चाहे वह लेख हो, चाहे पत्रिकाएं हो, या कोई निबंध हो, कहानी हो, सारी कथाओं को या सारे व्याख्यानों को आप लिखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज ये भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण का एक वीडियो समाप्त हुआ, और अगली वीडियो में हम आगे के बारे में आपको फिर बताएंगे।